हेलो एवरीवन। तो आज हम 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ इसका ये पार्ट 1 होगा, ठीक है, जिसमें हम बेसिक जो भी चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन की, वो देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पार्ट 2, 3, 4 में करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 के कंपैरिजन में चैप्टर थोड़ा लंबा है। इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2 में जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जो इम्पोर्टेंट थे, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं पहले वो देख लें, ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व कर लें ध्यान से, ताकि चीज़ें एक एक करके बेहतर ढंग से क्लियर हो सके, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। जो भी 11th या 12th वाले हैं, 11th की जो वीडियोस हैं वो शुरू हो गई हैं अपलोड होना। बाकी इसके 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 12th क्लास बायोलॉजी की भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो पहले ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके पहले क्या चैप्टर पढ़ा था? द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो, वो जो चैप्टर पढ़ा था बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। द लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था हमने? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों से कैसे डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफर करती है लिविंग नॉन लिविंग से। तो उसमें हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, जैसे कि हमने ग्रोथ पढ़ा था, हमने रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, फिर कॉन्शियसनेस भी पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने देखा था कि लिविंग में ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, कॉन्शियसनेस भी उनमें ज़्यादा होती है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई अर्थ पर करोड़ नंबर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम या उनकी बॉडी कैसी है, उनके अंदर वार्म ब्लड है या कोल्ड ब्लड है, ये सारी चीज़ें क्या हम एक एक के बारे में याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए उसको आसान बनाने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने से पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, चीज़ है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो 4 पॉइंट सबसे पहले देखेंगे। पहला डेफिनेशन देखेंगे, उसकी नीड क्या है ये देखेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, एंड हु डिड दिस वर्क, ये काम किन किन साइंटिस्ट ने किया, क्योंकि जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है उन्होंने भी बड़ा काम किया है, तो उनके नाम को भी याद रखना पड़ेगा। कई बार एग्जाम्स में वो भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अब देखो, पहले एक चीज़ क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर इसमें से बायोलॉजिकल हटा दें तो जो क्लासिफिकेशन है वो तो एक जनरल टर्म है, ठीक है। हम केवल ऑर्गेनिजम्स को ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ को ही क्लासीफाई करते हैं। कुछ भी, जैसे अपने ही घर में देखो, अगर हमारा घर बड़ा है, ठीक है, तो उसमें एक बेडरूम होता है, एक किचन होती है, हॉल भी होता है, डाइनिंग रूम भी होता है, लेट बाथ भी होती है, ठीक है, बरामदा भी होता है। तो इन सारी चीज़ों के जो नाम रखे हैं वो एक क्राइटेरिया सेट किया है कि अच्छा किचन है तो उसमें किचन का ही सामान रहेगा, अगर हॉल है तो उसमें जनरल जैसे टीवी है, सोफ़ा है, बेड है तो वो उसमें रहेगा, बेडरूम में अपनी पर्सनल चीज़ें होंगी, या पूजा वाला घर है तो उसमें पूजा। तो ये क्या किया है हमने, क्लासीफाई किया है चीज़ों को। क्यों? ताकि थोड़ी सिंपल हो जाए चीज़ें हमारे लिए। अगर इसके अलावा इसके हम ऐसा करें कि एक बड़ा हॉल बनाएं, बहुत बड़ा हॉल, जिसमें एक साइड किचन का भी सामान उसी में हो, पूजा का सामान भी उसी में हो, सारा सब कुछ उसी में हो, तो क्या हो जाएगी, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हमारे लिए। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो बस क्लासिफिकेशन के आगे क्या किया, बायोलॉजिकल वर्ड लगा दिया है, ताकि क्यों लगाया, क्योंकि उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है, उसके बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं। इसी को क्या कहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा है, ठीक है। नीड क्या है इसकी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर एक लाइन में कहें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हमें आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेंगने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हुआ, स्नेक हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब
इन दोनों को अगर आपके सामने रख दिया जाए और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा स्नैक है, कौन सा अर्थवॉर्म है, या फिर कौन सा हमारे लिए फ्रेंडली और कौन सा डेडली हो सकता है हमारे लिए, तो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, हमने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं कि अच्छा स्नैक है तो उसकी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, बल्कि अर्थवॉर्म जो होता है वो छोटा सा होता है, या फिर अर्थवॉर्म जो होता है वो पतला होता है, लेकिन जो स्नैक होता है वो हल्का सा मोटा होता है। तो ये क्या किया है, क्राइटेरिया सेट किया है। क्यों? अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो एक जनरल चीज़ तो हमने ये समझ ली कि ये नीड है। इसके अलावा हम और क्या पढ़ सकते हैं कि biological classification helps in the identification of living organism as well as in the understanding the diversity of living organism। दो चीज़ें पढ़ी है, एक तो पढ़ा है आइडेंटिफिकेशन के लिए और दूसरा पढ़ा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आइडेंटिफिकेशन कैसे? देखो अभी जो एग्जांपल दिया स्नैक और अर्थवर्म वाला, तो अगर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है तो मैंने आराम से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये स्नैक है और ये अर्थवर्म है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जनरल भी हम करते हैं, एक जो बड़ा क्लासरूम होता है स्कूल में, उसमें हम कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं ज़्यादा, उनको अलग कैटेगरी में कर देते हैं, और जो वीक होते हैं पढ़ाई में उनको अलग कर देते हैं। क्यों? ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा ये वाले जो बच्चे हैं ये मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो इनको हम ज़्यादा वर्क दे सकते हैं, इनको उसी हिसाब से काम देना है कि अच्छा ये वीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब हम क्लासीफाई करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि अच्छा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है अर्थ पर। अगर हम जानेंगे ही नहीं, उन्हें समझेंगे ही नहीं, तो हमें पता भी कैसे चलेगा कि इंडिया में इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर इंडिया से बाहर इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इन दोनों चीज़ों में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में तो पता चलता ही है, प्लांट्स के बारे में भी पता चलता है। कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में नहीं हैं, अदर कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। देयर फीचर्स, उनके फीचर्स के बारे में पता चलता है कि अच्छा ये इस सीज़न में जो होते हैं वो इसमें फ्लावर्स आते हैं या फिर फ्रूट्स आते हैं। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, और फिर हमें पता चलता है कि अच्छा इन दो प्लांट्स के बीच में, इन दो एनिमल्स के बीच में ये सिमिलैरिटी है और इनके बीच में ये डिफरेंस, जैसे स्नैक और अर्थवर्म के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, अच्छा दोनों रेंगने वाले हैं, लेकिन डिफरेंस भी उसमें कुछ ना कुछ होगा ही। उनकी बॉडी के साइज़ में डिफरेंस है, बॉडी के अंदर जो मटेरियल है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों में जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारी हेल्प करता है जानने के लिए। अब कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, तो सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल आए थे। इन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया कि हाँ ये कुछ क्लासिफिकेशन हमें करना चाहिए समझने के लिए। फिर कार्लस लिनियस आए, इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बताई। फिर हैकल आए, उन्हें कार्लस लिनियस का समझ में नहीं आया तो उन्होंने और बेहतर ढंग से, मतलब एक के बाद एक चीज़ें, मतलब जैसे कोई भी आइडिया जनरेट करता है ना, कोई भी किसी ने भी आइडिया जनरेट किया, फिर आइडिया आया एक को, फिर दूसरा बोलेगा कि इस आइडिया में और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम ये भी कर सकते हैं, ये बेहतर होगा, है ना। फिर तीसरा बोलता है कि नहीं इसमें ये वाली चीज़ करके और इस आइडिया को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक के बाद एक साइंटिस्ट आए, फिर कॉपलैंड आए और लास्ट में आर.एच. विटेकर आए, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को जनरेट किया। इस आइडिया इन्हीं के दिमाग में आइडिया आया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, इन्हें हमें प्लांट और एनिमल में डिवाइड करना चाहिए। अब प्लांट और एनिमल में डिवाइड इन्होंने कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ा और इन्हें समझ में आया कि अच्छा प्लांट्स में थोड़ी और मैं वैरायटी बता सकता हूँ। तो प्लांट्स में इन्होंने क्या देखा, प्लांट्स में इन्होंने देखे सबसे छोटे पौधे, जो छोटी छोटी घास होती है ना, जो ज़मीन पे उगी हुई होती है। एक तो इन्होंने वो देखी कि उसका साइज़ देखा, एकदम पतली सी छोटी सी है, तो उसे इन्होंने नाम दे दिया हर्ब। क्या नाम दे दिया? हर्ब। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी इन्होंने देखी अपीयरेंस के बेस पर कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। कुछ झाड़ वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि नींबू का पेड़ होता है, या फिर जो और भी कांटे वाले जो पौधे होते हैं, बेर का पेड़ होता है, हालांकि बहुत बड़ा होता है, हम झाड़ की बात कर रहे हैं, उसे उन्होंने नाम दे दिया श्रब। झाड़ वाले पौधों को श्रब की कैटेगरी में रख दिया। और तीसरा इन्होंने निकाला ट्री, जो बहुत बड़े, जैसे बनियान ट्री होता है, नीम का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है। तो प्लांट्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फिर
अब आइए एनिमल्स पर। तो एनिमल्स में इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने बस दो कैटेगरी ली है। कौन कौन सी? एक वो एनिमल जिनकी बॉडी में रेड ब्लड प्रेजेंट है और एक वो एनिमल जिनकी बॉडी में रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। सिंपल। तो इसे याद कैसे रखना है? अगर बायोलॉजी में है ना, अगर बायोलॉजी में कोई नाम है जिसके आगे ए लगा हुआ है तो इसका मतलब ये समझो कि वहाँ पे वो चीज़ एब्सेंट है। जैसे कि यहाँ पे है एक ये इनेमिया और एक है एनेमिया, तो यहाँ पे ई जो लगा हुआ है ना, अब हम रेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो इनेमिया में रेड ब्लड वाले एनिमल्स आते हैं और एनेमिया में जहाँ पे ए लगा हुआ है वहाँ पे विदाउट रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने बस इतना ही बताया था। एरिस्टोटल के बाद कौन आए अब? कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और प्लांट्स को नाम दे दिया प्लांटी और एनिमल्स को नाम दे दिया एनिमेलिया। इन्होंने बस इतना बताया। फिर इन्होंने कुछ बेस पर कुछ इन्होंने बेसिस लिए, उस पर उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्लासिफिकेशन किया, उन दोनों को अलग अलग बताया कि ये जो मैंने दो किंगडम बनाए हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है। सेल वॉल तो सभी को पता होगा, प्लांट्स में हमें पता है कि सेल उसकी कैसी होती है, हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस होता है एंड देन ऊपर सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल्स में हम क्या देखते हैं? न्यूक्लियस, यहाँ पे कुछ हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और भी इसके अलावा कई सारे इन्होंने डिफरेंस बताए और उसके बेस पर दोनों को क्लासीफाई कर दिया। लेकिन इतना सब बताने के बाद भी यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक रह गए थे जिनके बारे में इन्होंने नहीं बताया था, जिसके कारण से टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं चल पाया और फिर दूसरे साइंटिस्ट ने आके थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो क्या ड्रॉबैक थे इनके? वो ये थे कि इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच में डिफरेंस नहीं बताया था। अब ये तो सभी को पता होगा, 11th में सब आ गए हैं कि यूनिसेल्युलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेल्युलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है, यूनी मतलब क्या? एक, सिंगल, और मल्टी मतलब क्या? मेनी। मतलब सेल्युलर का मतलब तो सभी को पता होगा, सेल। तो यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है और मल्टी सेल्युलर में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब निकाल लो अदर, और ट्रॉफ का मतलब निकाल लो यहाँ पर फूड से। तो ऑटोट्रॉफ्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब ये जो मैं यहाँ चीज़ें लिख रही हूँ, ठीक है, एक तो होता है नोट्स बनाना कि भाई कॉपी भर के नोट्स बनते हैं 11th और 12th क्लास बायोलॉजी में, लेकिन उसके अलावा एक नोट्स हमारे पास ऐसे भी होने चाहिए एकदम रद्दी वाले, जो अगर हम पढ़ रहे हैं उस बीच में हमें जो भी हिंदी इंग्लिश में जो भी समझ में आ रहा है हम फटाफट लिखते जाएं, क्योंकि वो नोट्स हमें एग्जाम के टाइम में काम आते हैं। ठीक है, ऐसे नोट्स जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, जो भी मन में आया वो लिखते जा रहे हैं और पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं, ऐसे नोट्स हम कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन जो पेज भर भर के नोट्स बनाएंगे वो थोड़ा उसे रट्टा भी मारना पड़ेगा और बार बार याद भी करना पड़ेगा। तो जो भी ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं इन्हें आप राइट डाउन कर सकते हो वीडियो देखने के साथ साथ। ठीक है, अब तीसरा इन्होंने क्या डिफरेंस नहीं बताया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और यू का मतलब यहाँ पे निकाल लो वेल डेवलप्ड। ठीक है, ये अगर अभी से थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये चीजें आगे जाके दिक्कत नहीं देगी। प्रो मतलब क्या? प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। तो मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन से आते हैं? जो वेल डेवलप होते हैं, मॉडर्न वाले एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन ड्रॉबैक थे जो कार्ल लिनियस की किंगडम क्लासिफिकेशन में मिले। कार्लिस लिनियस के बाद कौन आए? हैकल। हैकल ने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन 1866 में। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया है, तो इनको याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो आप अपने खुद के तरीके कुछ लगा सकते हो, जैसे कि अपने मन से निमोनिक्स बना सकते हो, या फिर जैसे हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो एच, हैकल से एच को बनाने में यहाँ पे 3 डंडियां यूज होती है, तो फिर या फिर ऐसे कर सकते हो कुछ भी जैसे आपको याद रहता है।
तो हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो इन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया के अलावा एक और कैटेगरी बनाई, एक और ग्रुप बनाया जिससे इन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। अब प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं। इन दोनों को छोड़ के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से समझ में आए वो इन्होंने प्रोटिस्टा वाली कैटेगरी में डाल दिए। ठीक है, कौन से डाले थे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखो प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स भी मल्टी सेल्युलर होते हैं, एनिमल्स भी मल्टी सेल्युलर होते हैं, है ना, क्योंकि प्लांट्स में भी कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो कुछ यूनिसेल्युलर के लिए भी अलग एक डब्बा इन्हें बनाना था, तो इन्होंने प्रोटिस्टा बना दिया और उसमें इन्होंने डाल दिया। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्हें ये चीज भी समझ में नहीं आई, तो फिर उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कॉपलैंड ने, और उन्होंने कहा कि प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा के अलावा भी एक ग्रुप होना चाहिए जिसका नाम उन्होंने दे दिया मोनेरा। और इसमें इन्होंने कहा कि सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो इन्होंने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सब जो भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स थे वो इन्होंने मोनेरा वाली कैटेगरी में डाल दिए। ठीक है, अब फाइनली फिर आए आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर आए, उन्होंने कहा चलो बहुत हो गया आप सबका, अब फाइनल करते हैं। तो उन्होंने लास्ट में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी एनिमिलिया के अलावा फंजाई भी यहाँ पे दे दिया। इन्होंने कहा कि फंजाई जो है वो एक अलग ही कैटेगरी बना देते हैं, क्योंकि फंजाई का वैसे भी अपना ही एक अलग बड़ा कुटुंब है। अभी वैसे भी चल रहा है, ब्लैक फंगस चल रहा है, व्हाइट फंगस, ब्राउन, पता नहीं एक पिंक भी आ गया है, पता नहीं कौन कौन से इनके मेंबर हैं नए नए, तो इनका एक अलग ही कैटेगरी बना दिया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे वायरस को बुरा नहीं लगना चाहिए, कोरोना वायरस को, क्योंकि वायरस किस में आता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कोरोना वायरस की तो बिल्कुल अलग ही एक कैटेगरी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आएंगे जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे देंगे, और यहाँ पे लिखा जाएगा वायरस, और उसमें सबसे ऊपर नाम होगा कोरोना वायरस का। ठीक है, तो ये हुआ। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दे दिया इन्होंने? फंजाई इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया। अब ये वाली चीजें तो हो गई है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, यहाँ तक एकदम ये बेसिक था। ये वाली चीजें समझना और याद करना बहुत जरूरी है। इसमें याद करने वाला क्या है केवल कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्लस लिनियस ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकल ने। 4 किंगडम कॉपलैंड ने, और 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने। और किस सन में दिया है ये आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 हैं। इनको याद करने के लिए आप कोई भी निमोनिक्स बना सकते हो, जैसे कि एक निमोनिक्स अपन यही बनाते हैं अभी, MPFPA। ठीक है, तो हम बना सकते हैं, ये मैं अपने मन से बना रही हूँ अभी। MP में फ्लावर की पोजीशन बहुत अट्रैक्टिव है, कुछ भी जैसे भी आपको याद रह जाए। ठीक है, जरूरी नहीं किसी का कॉपी करके ही बनना है। अगर आपके आसपास में कोई फनी पड़ोसी है तो उसके नाम पे बना सकते हो। ये वाली चीज हुई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ एक और मेन चीज है, इस चीज को अगर बेहतर ढंग से समझ लिया तो इस चैप्टर का जो बेस है वो एकदम आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? मोनेरा। इस जो हम क्लासिफिकेशन यहाँ कर रहे हैं, मोनेरा कैटेगरी में सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म आते हैं। सबसे छोटे कौन से होंगे? जो जिनकी बॉडी एक सेल से बनी होगी और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? मोनेरा में। मोनेरा में हम सबसे पहले लिखते हैं यूनिसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये हम किस में लिखते हैं, किस में आते हैं? ये मोनेरा में आते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखें तो एग्जाम्पल बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल याद है तो हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्पल याद आ गया तो हम चीज़ों को इमेजिन करके भी याद रख सकते हैं। जैसे अब मोनेरा की बात कर रहे हैं, तो मोनेरा में आपको ये समझना चाहिए कि मोनेरा में सारे यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट्स आते हैं, मतलब सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया? जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया है। कोलेरा है, तो सारे बैक्टीरिया इसमें आते हैं। फिर उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में मिलती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो भी इसी में मिलती है। ये हो गया। उसके बाद फिर ऑर्गेनिजम्स थोड़े और इवॉल्व हुए, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में हमें देखने को मिले। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर ही आते हैं, और यहाँ भी प्रोकैरियोट्स ही
प्रोकैरियोट्स नहीं, ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक एग्जाम्पल है यूग्लिना का, यूग्लिना, ये यूग्लिना बहुत फेमस है, क्यों अभी मैं बताऊंगी। फिर प्रोटिस्टा के बाद 3 कैटेगरी आगे निकली, फंजाई की, प्लांटी की और एनिमेलिया की, ठीक है। अब फंजाई में किन किन ऑर्गेनिजम्स को रखा, देखो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया है फंजाई में, सबसे पहले क्या, फंजाई जो होती है ना वो मल्टी सेल्यूलर होती है। कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज्यादा सेल इनकी बॉडी की बनी होती है। फिर कैसी होती है ये, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स होती हैं ये, ठीक है। इसके अलावा फंजाई का अगर न्यूट्रिशन देखें कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेती है, तो न्यूट्रिशन के मामले में हम इन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या कहते हैं इन्हें, सैप्रोफाइट्स। क्यों, क्योंकि सैप्रोफाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना खाना डेड और डिके मैटर से लेती है, सड़े गले चीजों से अपना खाना लेती है फंजाई, इसलिए इसे सैप्रोफाइट्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब प्लांट्स की बात अगर करें, प्लांट्स की बात अगर करें तो प्लांट्स के लिए क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर होते हैं ये, ठीक है। ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ इन्हें क्यों कहा है, ऑटोट्रॉफ इन्हें इसलिए कहा है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर अगर बात करें अब किसकी, एनिमल्स की, तो एनिमल्स भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो ये वाली चीजें अगर समझ में आ गई तो इस चैप्टर का जो बेसिक है वो पूरा आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। ये टेबल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर ये याद हो गई तो बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या, यहाँ पे किंगडम दिए हुए हैं, ये सारे किंगडम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। याद कैसे करना है, अब देखो सबसे पहले क्या, सेल टाइप देखना है, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन देखना है, सेल वॉल देखना है, न्यूट्रिशनल क्लास देखनी है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है, ए बी सी डी ई, है ना। अब देखो सेल टाइप का मतलब क्या, मतलब सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। मोनेरा में अगर देखोगे तो मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं, सारे बैक्टीरिया होते हैं। मैंने कहा था बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो केवल एक सिंगल सेल की बनी होती है। अब आप सोचो अगर सिंगल सेल है उसमें तो उसमें क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, नहीं होगा। अगर नहीं है तो वो क्या हुआ, वो हुआ प्रोकैरियोट, ठीक है। इसके अलावा मोनेरा के बाद में जो भी कैटेगरी आती है उसमें सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, ये वाली चीज हुई। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्या, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, कितनी नंबर ऑफ सेल से मिलके बनी है। तो मोनेरा में तो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेल्युलर होता है, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर मिलता है, फंजाई में कुछ होते हैं मल्टी सेल्युलर, कुछ होते हैं यूनिसेल्युलर, ठीक है। लेकिन प्लांटी और एनिमेलिया में आपको मल्टी सेल्युलर ही देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद बात करें क्या, सेल वॉल की। मोनेरा में प्रेजेंट इन मोस्ट, अधिकतर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, एब्सेंट इन अदर, कुछ में होती है कुछ में नहीं भी होती। फंजाई में प्रेजेंट होती है। और एक और चीज जो सेल वॉल पर क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है कि सेल वॉल किस चीज की बनी है, तो फंजाई में सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, प्लांटी में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, और एनिमल्स में सेल वॉल होती है इसमें होती है क्या, एनिमल्स में होती है। अब एनिमल्स में हम लिविंग की बात कर रहे हैं, इसमें होती है लिपिड की और प्रोटीन की, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशनल क्लास की अगर बात करें, न्यूट्रिशनल क्लास, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं उस बेस पर इन्हें क्या कहते हैं, और तो एक मिनट, मोनेरा जो होते हैं वो फोटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं और कीमोट्रॉफिक भी होते हैं। क्या मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस में भी ये खाना बनाते हैं इसलिए इन्हें फोटोट्रॉफिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं इसलिए इन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब केमिकल की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए इन्हें कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और कुछ फोटोट्रॉफिक होते हैं। अब प्रोटिस्टा में तुम्हें याद हो तो मैंने यूग्लिना का नाम लिया था अभी, यूग्लिना बहुत फेमस है। यूग्लिना बहुत चालाक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस है इसके आसपास, सनलाइट प्रेजेंट है इसके आसपास,
तब तो ये अपना खाना खुद बना लेगी, ठीक है। तो इसे फोटोट्रॉपिक भी कहते हैं। लेकिन अगर ये जमीन के ज्यादा अंदर है, जहां तक सनलाइट नहीं पहुंच रही है, तो उस केस में ये हेट्रोट्रॉपिक बन जाती है, अपना खाना दूसरों से ले लेती है, ठीक है। फंजाई की अगर बात करें तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हमने पढ़ा था ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब दूसरों से तो लेते ही हैं, लेकिन दूसरों से किससे ले रहे हैं, डेड एंड डिके मैटर से ले रहे हैं। प्लांटी फोटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। एनिमेलिया ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव। एब्जॉर्प्टिव, मोस्टली एब्जॉर्प्टिव और मोस्टली इंजेस्टिव। एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव का मतलब क्या होता है ये समझना है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब वो होता है कि जैसे मोनेरा है वो एब्जॉर्प्टिव है, तो वो क्या करेगा, अपना खाना बाहर ही किसी के से लेके, अब एक सिंगल बॉडी है उसकी, तो अंदर इतना सब तो सिस्टम होगा नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारा सिस्टम तो होगा नहीं, तो बाहर ही डाइजेस्ट कर लेगा वो फूड को। लेकिन हम एनिमल्स क्या करते हैं, खाने को लेते हैं, खाते हैं और अंदर डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम अंदर प्रेजेंट है। तो हम कैसे होते हैं, मोस्टली इंजेस्टिव होते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, मोस्टली एब्जॉर्प्टिव, अपने खाने को बाहर ही क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी ये मार्क किए हैं, जो भी चीजें लिखी हुई है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो भी बेसिक था इस चैप्टर का, जो भी बेसिक था वो हमने आज क्लियर किया है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में इससे थोड़ा पहले मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, ऐसे कर करके एक एक किंगडम जो भी होगा हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे आसानी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।